ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पीच के बारे में। सबसे ज़्यादा परेशान पेरेंट्स इसी बात को लेके होते हैं कि बच्चे में उनके स्पीच कब आएगी, कैसे डेवलप होगी, कब ये इनको मतलब कि मम्मी और पापा बोलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब कि और सारी चीज़ें तो कुछ कुछ बोलते रहता है, लेकिन अभी तक मदर हैं तो बोलेंगे अभी तक हमको मम्मी नहीं बोला है, और फादर हैं तो बोलेंगे कि पापा नहीं बोला। फादर तो कम बोलते हैं, लेकिन मदर लोग ही ज़्यादातर बोलते हैं कि अभी तक मम्मी नहीं बोला। अपने पापा को पापा बुलाता है, लेकिन हमको अभी तक मम्मी नहीं बोला। खैर, इमोशनल ये काफ़ी गहरी बात है। इमोशन के ध्यान से देखें, इमोशन के नज़रिए से देखें तो ये एक अपना ये है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें जो प्रॉब्लम ये है, इसको जब हम मेडिकल के ये में आते हैं, जब हम रिहेबिलिटेशन में आते हैं, तो इसको अलग नज़रिए से देखना होता है। सबसे पहला क्या था, हमारा कंसर्न ये था कि स्पीच कब डेवलप करेगी, कैसे डेवलप करेगी। ये सबसे बड़ा हमारा इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा ये हमारा सबसे बड़ी चिंता भी है कि स्पीच कैसे डेवलप करें। देखिए, दो टर्म आते हैं, स्पीच एंड कम्युनिकेशन। जब बच्चों का असेसमेंट हम करते हैं तो उसमें स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी लिखा जाता है। स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी में स्पीच अलग टर्म है, कम्युनिकेशन अलग टर्म। स्पीच का मतलब सीधे कि कुछ भी बोलना, कुछ भी अगर मीनिंगफुल बात आदमी बोल रहा है, मीनिंगलेस बात भी बोल रहा है, मतलब कि वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है, तो वो स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण भी होता है, जो कि बहुत सारे लोग नेता लोग जो अपना ये करते हैं, तो कोई बिना मतलब कुछ भी बोल रहा है, वो भी भाषण है। किसी के बात में कुछ क्लियरली झलक रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो भी भाषण है। तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अपना अपना स्पीच देते रहते हैं, जिनमें किसी में क्या होता है कि बिना सिर पैर का होता है, किसी में लगता है कि हाँ कुछ लॉजिकल बातें हो रही। इसी तरह से समझ लीजिए कि स्पीच एंड कम्युनिकेशन को भी हम कह रहे हैं। जैसे स्पीच हमने बताया, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ना कि एक संचार मतलब क्या कि एक बात मैंने जो बोली, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई, तो ये क्या हो रहा है कि हम एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बात को जोड़ दे रहे हैं, जिससे कि जहाँ से शुरू किया हमने और जहाँ तक लेके पहुँचे वो दोनों बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मतलब कि पूरा इस एक वाक्य मैंने बोला या एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाया, तो उसमें क्या क्या बातें हमने कही, वो आपको जो उसमें मैसेज छुपा है वो आपको क्लियरली समझ में आ जा रहा है। तो ये एक कम्युनिकेशन। किसी से हम कुछ कह रहे हैं कि तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, या मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, या फिर कुछ भी उससे ऑर्डर कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, एक कम्युनिकेशन का माध्यम। साइन लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ें। अब कोई पूछता है कि अच्छा आपका ये जो है जॉइंट कंप्रेशन कितनी बार करेंगे दिन में, एक एपिसोड में कितनी बार करेंगे, तो हमने कभी ये कह दिया कि आप समझ गए ना कि 10 बार, ऐसे हमने किया 10 बार। उसके बाद जैसे हमने ये करा कि ब्रशिंग कितनी बार करेंगे, एक बॉडी पार्ट पे ऊपर से नीचे की तरफ, हमने कह दिया कि 10 बार। दिन में कितनी बार करेंगे, 3 बार या 4 बार या 5 बार। आ जाती है ना बात समझ में। मतलब ये भी कम्युनिकेट कर दिया हमने, क्योंकि हम आपकी बात समझ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या रिप्लाई करना है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आप भी समझ गए, तो ये कम्युनिकेशन होता है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्पीच में हमने बोला कि मीनिंगलेस बात भी है, वो बस क्लियरली बोल रहा है, तो वो स्पीच है। कम्युनिकेशन अलग है, उसमें मीनिंगफुल बात होनी चाहिए, जिससे कि एक ये निकल के आए कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, इंटेंशनली अगर ये कर रहा है तो वो होता है कम्युनिकेशन। और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं पे है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे है कि सारे लोग स्पीच के फेर में पड़े रहते हैं, कम्युनिकेशन की बात बहुत कम लोग करते हैं। और हमेशा कम्युनिकेशन जब डेवलप होगा तभी वो बच्चा आपका सही से बोल रहा है और इंडिपेंडेंट होगा और सही से पढ़ेगा लिखेगा, जो भी काम होगा करेगा। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि स्पीच पे। अब इस बात को एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे
अगर आप जहाँ भी जिस एरिया में, लोकेलिटी में जहाँ भी रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, गांव वाले लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके गांव में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, या फिर अगल बगल के गांव में, या फिर किसी से आपने सुना होगा कि एक आदमी आपको ज़रूर कोई मिलेगा गूंगा, जो कि बोलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलता। गूंगा मतलब बोलता ही नहीं, उसको बागड़ भी बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में। तो वो क्या है कि वो बोलता नहीं है, लेकिन क्या करता है ना कि वो सारी चीज़ें समझता है, नॉर्मल है। सिर्फ उसको या तो वोकल कॉर्ड से कोई प्रॉब्लम रही होगी, या किसी का टंग वंग कट गया तो उसकी वजह से नहीं बोल पाता है। तो क्या हो रहा है ना कि वो सारी चीज़ें समझ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। उसके घर परिवार वाले, उसकी बाल बच्चे उसके हैं, उसकी बीवी है, सारी बातें उसकी समझ रही है, कैसे कैसे करना है। ये हम इसलिए बता पा रहे हैं कि मेरे गाँव में ऐसा है। वो काफ़ी अच्छा जॉब कर रहा है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है, अपना परिवार काफ़ी अच्छे से चला रहा है। समाज में उसका एक रेपुटेशन है, एक उसका अपना एक ये बना हुआ है। उसको कोई कुछ भी कभी नहीं कहता, कुछ भी गलत नहीं कहा जाता उसके बारे में। सिर्फ ये है कि कोई बगड़ा बोल दिया तो बोल दिया, बाकी उसके नाम से बुलाया जाता है। तो उसका अपना समाज में एक रेपुटेशन है। मतलब क्या है कि वो नॉर्मल है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो बोलता नहीं है, बस इतना समझे। अब क्या है कि उसके परिवार की क्या क्या नीड है वो ला के पूरा कर रहा है, उसके बाल बच्चों की पढ़ाई है वो पूरा कर रहा है, माता पिता की सेवा है पूरा कर रहा है। तो सारी चीज़ें जब वो कर ले रहा है तो उसमें को कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। एडीएल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, अच्छा खासा ये कर रहा है। एक तरफ ये हुआ, तो ये सिर्फ बोलता नहीं है, बाकी सारा काम आराम से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं, उसी गांव में आप एक आदमी को ऐसा नोटिस करेंगे कि वो पागल अगर है, या फिर अगल बगल के गांव में पागल, या फिर कोई पागल आदमी आपने देखा होगा। वो पागल आदमी जनरली क्या करता है कि दिन भर कुछ न कुछ अंट शंट बकते रहेगा। कोई उसको कुछ भी परेशान हल्का सा कर दिया, उसकी माँ बहन ने, और गाली देना शुरू, ईंट पत्थर चलाना शुरू, दिन भर बक 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 ऐसे ही किसी को भी अननेसेसरीली वो गाली देते रहेगा, कुछ भी अंट शंट बोलते रहेगा। मतलब उसके बात के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बात बोल रहा है, वो कोई सेंस मेकिंग बात नहीं बोल रहा है, नॉनसेंस बातें बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, सही से समझ नहीं रहा। अगर सही से समझता तो उसकी प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो पागल होता ही नहीं। उसके दिमाग में ही गड़बड़ी है, सही से चीज़ें वो समझ नहीं रहा, अननेसेसरी वही सारी बातें वो बोल रहा है। कोई उसको परेशान कर दिया, कुछ भी गाली देना, ईंट पत्थर चलाना कर रहा है ना, मतलब कि वो सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं है, बोलने का कुछ भी बोल रहा। तो एक इस तरह का आदमी। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। एक है जो कि गूंगा है, बोलता नहीं है, लेकिन समाज में एक रेपुटेशन है उसका एक इज्जत है, गांव में अच्छा खासा उसका नाम है, लोग उसको अच्छा मानते हैं। वो सबके साथ घुल मिल के अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ा रहा है, अपने बाल बच्चों का भविष्य संवार रहा है, माता पिता बूढ़े हो गए उनकी सेवा भी कर रहा है। ये मैंने अपना उदाहरण लिया, अपने गांव में है वैसा। तो वो, और एक इधर ये कि परिवार वाले भी इससे तंग हैं, सिर्फ खाने वाने का कहीं से दे दिया, क्योंकि मोह माया है लगा हुआ है, तो खाने का दे दिया, अपना खा पी रहा है। उसके बाद खाने पीने के बाद फटा चीटा कुछ भी पहन रहा है, मना करने पे भी उसको वही पहनना है, कहीं से कुछ मिल गया ले लिया, ले कर लिया, और फिर उसके बाद गांव में निकल गया, लोगों को गाली देना, अगल बगल ये करना, ईंट पत्थर चलाना। तो अब जरूरी क्या है, पहले बोलना या फिर अच्छे से समझना? ये दोनों एग्जाम्पल से हम समझाते हैं बार बार। तो आप लोग खुद ही कंपेयर करके देख लीजिए कि सही क्या रहेगा उसका। मतलब कि यूजलेस बातें बोलना, मीनिंगलेस बातें बोलना, या फिर पहले समझ के कम ही बात बोले लेकिन समझ के बोले, वो दोनों में फ़र्क होता है। तो जाहिर सी बात है कि 99% लोग तो यही चाहेंगे कि पहले समझे तब बोले, ये वीडियो देखने के बाद। नहीं तो फिर ऐसे ही लगता है कि बस बोले। तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए ये हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ये बात है। अब हम बात कर रहे थे कि जो लोग हड़बड़ा के स्पीच किए रहते हैं, वो हड़बड़ा के स्पीच थेरेपी में लेके चले जाते हैं बच्चे को,
और वहाँ जब बच्चे की तो क्या है कि सेंसरी इश्यूज तक पूरे ख़त्म नहीं हुए, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इसके अलावा सिटिंग नहीं है, वो चीज़ों को समझता नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप ही नहीं किया है, उस बच्चे को हम जब स्पीच में ले जाकर बैठा देते हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट को भी क्या होता है कि उसके ऊपर एक ये होता है जिम्मेवारी लाद दी जाती है। वो अपने प्रेस्टीज पे लेके अब क्या करेगा कि बच्चे को ज़बरदस्ती बुलवाने के लिए कुछ भी बोले तभी तो उसके काम की प्रशंसा होगी, नहीं तो फिर 2-3 महीने इसके पास भी नहीं होगा तो होपलेस होकर कहेंगे कि तुमसे भी तो कुछ नहीं हो रहा। तो स्पीच थेरेपिस्ट अब ज़बरदस्ती बुलवाने के चक्कर में वो अपना काम छोड़ के उसको बोलो क, बोलो च, बोलो ख, ऐसा मैंने अपने यहाँ भी देखा है। तो वैसे केसेस को भेजते ही नहीं स्पीच थेरेपी में, तो वो कुछ भी बुलवाने का, अब ए फॉर एप्पल उसको बुलवाना है दिन भर में, वो अगर 45 मिनट का सेशन ले रहा है 45 मिनट्स का, उसमें वो सिर्फ उसको चाहेगा कि एप्पल बोल दे, कैसे भी बोल दे। हम तो देखे हुए हैं, एक बार जब हम लोग ये कर रहे थे एक जगह, पूरा वो ग्रुप था हमारा ये, तो उसमें एक डिप्लोमा की हुई स्पीच थेरेपिस्ट थे, वो तो आके पेरेंट लोग के सामने एकदम चिल्ला के बोला आज माँ बोला, आज पापा बोला, उसके बाद से आज ये बोला, आज वो बोला, बस उसी के सामने बोलता था, पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोलता। मतलब ये है कि उन लोग प्रोफेशनली काम नहीं करके तब फिर कह रहे हैं कि मतलब कैसे भी ये करें। ये गलती भी आपकी ही, आपने थोपा है कि कुछ इसको कुछ बुलवाइए बुलवाइए बुलवाइए, और फिर बुलवाते बुलवाते वो तो नहीं बोल पाता, इकोलेलिया डेवलप करता है, मतलब बिना समझे बोलना, इकोलेलिया डेवलप कर जाएगा और फिर वही अननेसेसरी बातें बोलेगा, मीनिंगलेस बातें बोलेगा, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। अब आप जो बात बोलेंगे वही बात को वो रिपीट कर देगा, 2-4 चीज़ें जानता होगा तो वो तो अपने से बोल लेगा, बाकी जो चीज़ें नहीं जानता वो रिपीट कर देगा, तो फिर आपका नुकसान हो रहा। आपने बच्चे को में ही को ले लिया, जो कि एक सारे से क्या है कि इसमें सैकड़ों सिम्टम्स हैं, सैकड़ों सिम्टम्स को धीरे धीरे रेड्यूस करना है। तो सिम्टम्स को रेड्यूस करने की जगह आपने 2-4 सिम्टम्स और ऐड करवा दिए इसमें। अब चूंकि वहाँ पे ज़बरदस्ती जब वो चीज़ें नहीं समझ रहा था, फिर भी उसको ज़बरदस्ती कर करके डांट के उसको सिखाया गया कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, तो उसने वो रट लिया। और जब उसने वो रट लिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये ऐसे ही होता है जैसे कि हम लोग पहले मैथ्स में सवाल वो करते थे, सॉल्व करते थे ना, तो फिर क्या होता था कि पीछे उत्तरमाला दिया हुआ होता है, बुक में उत्तरमाला दिया हुआ होता था कि मतलब कि इस सवाल का ये आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते थे कि आंसर आया हमारा कुछ, तुरंत उत्तरमाला में देखे कि आंसर ये है, तो फिर हम लोग क्या करते थे उसको हटा के दूसरा बनाते थे कि किसी भी तरह से हम, मेरा भले मेथड सही हो सकता है, कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से उधर आंसर गलत दिया हुआ होता था, लेकिन हम लोग को लगता था उत्तरमाला वाला आंसर लेके आना है। तो हमारा प्रोसेस सही भी हो तो क्या करते थे उसको छोड़ के वो कैसे भी काट कूट के कैसे किए नहीं पता, लेकिन हम वो वाला आंसर ले आ दिए। तो ये अपने से हम लोग करते थे। और उसके बाद टीचर पकड़ लें, टीचर तो भाई वो तो पढ़े हुए हैं, उतना उनको पता है, तब तो वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो वो पकड़ लेते थे कि अच्छा ये कैसे किए, तो ऐसे ऐसे, फिर फंस गए। तो बोले तुम उत्तरमाला देख के बनाए हो। तो वही वाली बात इसमें भी, दूसरे के बच्चों को हम देखते हैं कि वो बोल रहा है तो हमको लगता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा है, मम्मी पापा हमको क्यों नहीं बोल, और उसी में हमारा प्रोसीजर सही भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की थेरेपी सही भी चल रही होती है, उसको छोड़ के वो स्पीच में डाल देते हैं और उसके बाद फिर भुगतना है आपको, 2-4 महीने बाद भुगतना है, लेकिन भुगतना तो है। तो इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब बातों पे जब आप ध्यान देंगे तब जाके सही से आपके बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। सिर्फ स्पीच ही ये नहीं होता है, बच्चे का स्थिर बैठना भी ज़रूरी है, उसके सेंसरी इश्यूज खत्म होने ज़रूरी है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, एडीएल ट्रेनिंग, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का ट्रेनिंग ज़रूरी है, बिहेवियरल ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ये सारी ट्रेनिंग के बाद उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इस बीच में क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जब प्रॉपर ट्रेन कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे ना, तो देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स उसके अपने आप आ गए, क्योंकि इसमें 6-7 महीने 8 महीने केस के हिसाब से लगता है, सीवियरिटी के हिसाब से लगता है। और जब ये समय लगता है तो इनमें क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, एज के हिसाब से भी काफ़ी रिकवरी होती है। आप क्या है कि 3 साल के एज में कहीं लेके गए थेरेपी सेंटर को, थेरेपी सेंटर में बच्चे को लेके गए 3 साल के एज में, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं भी हुआ तो 6 महीने बाद देखेंगे बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधार हो रही है।
थोड़ा बैठने बैठने का ये हो रहा है, उतना प्रॉपर डेवलप नहीं किया लेकिन थोड़ा बैठने बैठने का आ रहा है, थोड़ा ब्रशिंग वगैरह किया गया तो उसमें भले सिस्टमेटिक वे में नहीं भी हो, बहुत सारी जगहों में सही से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एज बढ़ी ना तो नए जगह पे जाते जाते भी बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं बच्चों की। तो मतलब ये है कि आप सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ उनके करने से हुआ या आपके करने से हुआ, एज के साथ भी रिकवरी धीरे धीरे होती है। इसीलिए ना कहते हैं कि घर में आप जब रहते हैं ना तो 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है, उसके नीड के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं तो नीड बेस्ड थेरेपी उसको देनी होती है। थेरेपी में ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ बाहर में जो होता है वही थेरेपी है, घर में भी जो होगा वो थेरेपी है। थेरेपी मतलब उपचार होता है। किसी को खांसी हो गई तो कोई भी घर में पुराने लोगों से पूछेंगे तो बोलेगा कि बस गर्म पानी करो, नींबू डाल दो, थोड़ा सा अदरक का ये कर दो खौला के अपना और उससे ये कर लो, वो पियो, उससे गरारा करो, गर्म पानी या नमक डाल के गरारा करो, उससे ठीक हो जाएगा। ये भी थेरेपी है ना, ये भी थेरेपी, ये भी उपचार है। तो फिर ये सारी चीज़ें मिल के ये जो उपचार की बात हम कर रहे हैं तो उपचार घर पे भी होगा। कहाँ कहाँ कौन कौन से बच्चे के एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं जो उसके सिम्टम्स को एग्रेवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को चिन्हित करके तब उसके बाद से रिलैक्सिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं वो देख के उस हिसाब से बच्चे को मैनेज करना, ये पेरेंट्स का काम है। तो ये जब आप समझेंगे तब गलत दिशा में नहीं लेके जाएंगे, सही दिशा में लेके जाना जरूरी है बच्चे को, आपका बच्चा इंप्रूव करेगा। देखिए ऑटिज्म क्योरेबल है, ऑटिज्म से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। मैंने कितनी बार बताया है कि 100 केसेस में 30 केस ऐसा होगा जो कि ऑटिज्म में आएगा, बाकी 70 केसेस में ऑटिज्म है ही नहीं। वर्चुअल टाइप है, उसमें अलग अलग उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी में सिर्फ स्पीच डिले है, किसी में सोशल कम्युनिकेशन का डिजॉर्डर है, वो ऑटिज्म नहीं है। तो अब इस 30 केसेस की जब हम बात कर रहे हैं इसमें भी सीवियरिटी अलग अलग होती है। माइल्ड केसेस सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, मॉडरेट और सीवियर को कम मिलते हैं केसेस। जिनको जन्मजात कोई प्रॉब्लम रही होगी या फिर हेरिडिटरी कुछ रहा होगा उनमें ही माइल्ड मॉडरेट टाइप ये मिलेगा। कुछ केसेस पे ऐसे भी रैंडमली मिलता है। तो 100 केसेस में 70 केस तो ऐसे ही निकल गया, तो हो सकता है कि उस 70 में आपका भी बच्चा हो। तो आप 30 वाले को क्यों, प्रोबेबिलिटी ये की बात अब करते हैं तो मे भी ये हो सकता है कि आपका बच्चा, मान लिया कि 30 में भी आएगा, कि 30% में आपका बच्चा है, 30% में भी ज़्यादातर तो वर्चुअल और बॉर्डर लाइन ऑटिज्म के ही केस 15% तक आते हैं। 15% में आपको ऑटिज्म का केस मिलेगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि ज़्यादातर केसेस को ऑटिज्म बनाया जाता है। जैसे मैंने 70 और 30 का बताया, ज़्यादातर केसेस में क्या किया जाता है कि 70-80% का तो इन लोग ऑटिज्म बताते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, जिन जिन सेंटर्स पे, बड़े बड़े रिहैब सेंटर्स जो हमारे भारत में हैं, तो वहाँ आप जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर को समय नहीं है आपके बच्चे को सही से ऑब्जर्व करने की। तो सही से बच्चा को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तो जब बच्चे को ऑब्जर्वेशन उसका प्रॉपर नहीं होगा, उसका एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। देखिए, एक जब हम लोग ये करते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन भी बनाते हैं तो पहले उसमें चीफ कंप्लेन लिखते हैं, फिर हिस्ट्री लेते हैं, फिर ऑन एग्जामिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद एडवाइस देते हैं। ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की बात है। असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। ये कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का प्रोसीजर होता है। सही असेसमेंट करना हो तो 1 घंटे में असेसमेंट नहीं हो सकता है। आप लोग आज माने, कल माने, 10 दिन बाद माने, अपने पे आएगा, जब झेलना पड़ेगा तो मानना तो पड़ेगा। इस तरह बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं बात को। हम आज 1.5 साल से ये बातें समझाते आ रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटे में असेसमेंट नहीं होगा बच्चे का। बच्चे के लिए प्रॉपर ये जानने के लिए चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि एक बच्चा मेरे ऑनलाइन सेशन में है। उन लोग अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में शायद रहते हैं। उन लोग नेपाल के हैं, नेपाल में आए थे लोग दिवाली के टाइम छुट्टी में। अभी आए हमारे यहाँ पटना, हमारे सेंटर पे फिजिकली वो लोग विजिट किए। 1 सप्ताह बच्चा रहा, उसमें 15-20 सेशन उसका हुआ होगा और शायद 20 सेशन के आसपास उसका थेरेपी सेशन चला। डबल सेशन करके उसका चला है। उसमें जो हमने अभी तक ऑनलाइन सेशन में देखा था तो उसमें लगता था कि बच्चे को सिर्फ क्या है कि वर्चुअल ऑटिज्म टाइप सिम्टम्स है। लेकिन जब फिजिकली हमने वॉच किया, जब मैंने पर्सनली देखा बच्चे को 2-3 दिन तक कि क्या क्या सिम्टम्स है, तो बच्चा सबको दांत काट रहा है,
गुस्सा करके ऐसे ये कर रहा है, मतलब उसके मन की चीज़ें नहीं की जा रही हैं, तो उसकी वजह से वो ऐसे कर रहा। तो मतलब क्या है कि उसमें हाइपर एक्टिविटी के भी सिम्टम्स हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पे वो स्टार्टिंग से वो वहीं रहा, तो 3-4 लोगों की फैमिली है, बस उतने ही में रहा। 3 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चा। तो 3 लोगों की फैमिली, मतलब कि वो 2 एडल्ट के बीच में रहा। उसको ह्यूमन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, वो उसके अलावा बाहर की चीज़ें देखा नहीं उसने। तो बच्चों में क्या क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए उसको पता ही नहीं है। उसके बाद अपने यहाँ आया, सारे लोगों के पास पहली बार मिला, रिलेटिव लोग से, घर के लोगों से। उनको भी ये था कि मतलब आ रहा है बच्चा, ये कर, सब लोग गोद में लेकर घुमाना। बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा है, तो सब लोग गोद में लेकर घुमाना, सबको दांत काटना, ये करना, गुस्सा करना। तो मतलब कि उसको इस चीज़ की आदत नहीं है। उसको सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर है, वो सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसको इस चीज़ की आदत नहीं थी। अब ऐसा उसके सामने ये होने लगा, उसको लगा कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो वो काटना है, मतलब कि विरोध करना उसका अपना ये है। तो ये चीज़ें हुई। लेकिन जब हमारे यहाँ आया, उसके बाद अभी गया है, तो आज उसका सेशन हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब 1 सप्ताह में ही ये काफ़ी पहले से बेहतर लग रहा। तो क्या होता है कि सही तरह से बच्चे को प्रॉपर असेसमेंट किया गया, और प्रॉपर असेसमेंट करके उस हिसाब से उसका थेरेपी प्रोटोकॉल शुरू किया गया। और वो जब थेरेपी प्रोटोकॉल, जो कि घर में नहीं हो सकता है, तो वो थेरेपी प्रोटोकॉल जब शुरू किया गया, तो उसके हिसाब से तो बच्चे में स्थिरता आएगी ही आएगी। हमारे यहाँ भी आया, कुछ लोगों को दांत काट लिया, लेकिन धीरे धीरे अभी काफ़ी हद तक ठीक हुआ, ओरोमोटर वगैरह ये किया गया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सही से बच्चे का असेसमेंट होना ज़रूरी है, तभी उसका सही ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकेगा। और सही ट्रीटमेंट प्लान जब बनेगा, सही उसका डायग्नोसिस जब हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट प्लान सही रहेगा। सही ट्रीटमेंट प्लान चलेगा तो सही प्रोग्नोसिस का चांस ज़्यादा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान, उसके बाद प्रोग्नोसिस, तो मतलब सुधार के चांसेस, उसमें सुधार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है कि सही बात को समझें, सही प्रोसीजर समझें, अवेयर बने, किसी भी भेड़ चाल में न पड़ें, किसी रिलेटिव के कहने पे कि हम यहाँ कराए थे आप भी वहाँ जाएं, या फिर किसी एजेंट के कहने पे कि हम यहाँ जा रहे हैं आप भी वहाँ जाएं। जनरली ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, डेली की बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली, बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में सेशन कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब क्या है कि हमारे यहाँ से पहले कोई गया, वो कहीं और जा रहा है, तो उसको ये इसका जान पहचान का है, ये भी आया, उससे बात किया, हम यहाँ जा रहे हैं, बड़ा बढ़िया। आप भेड़ चाल में नहीं पड़े, जो जहाँ है जाए, आपको जहाँ सही लगे, बच्चे के लिए जो उचित लगता है वो काम करें, तो आपका बच्चा इम्प्रूव करेगा। भेड़ चाल में नहीं पड़े। भेड़ चाल मतलब क्या होता है कि एक भेड़ को अगर उठा के आप क्या कीजिए कि ऐसे जा रहे हैं तालाब में, एक भेड़ को उठा के फेंकिए, सारी भेड़ें अपने आप तालाब में घुस जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। आपका बच्चा है, आपका डिसीजन होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं है होना चाहिए। लेकिन सही चीज़ें हम बताते हैं। हम पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर बात करते हैं। हमको नहीं फेमस होना है, हमको नहीं ये करना है। पेरेंट्स का अवेयरनेस ज़रूरी है, ताकि बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए। जो बच्चे सही टाइम से आ गए हैं हमारे पास, तो वो तो सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कि सही टाइम से हमारे पास नहीं आ पाए हैं, अभी भी दुनिया भर में भटक रहे हैं। लाखों बच्चे हर साल निकल रहे हैं और वो भटक ही रहे हैं। तो आप लोग गलत चीज़ें नहीं करें। बच्चे में स्पीच तो डेवलप ऐसे ही कर जाएगा। सारे बच्चों में स्पीच होती है, लगभग नहीं होती है तो कुछ लोगों में तो धीरे धीरे समय के साथ 2-4 महीने 6 महीने जब कुछ सिखाएंगे तो स्पीच डेवलप करें। लेकिन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन डेवलप करना सबसे ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमने कुछ बात बोली, उसमें कुछ मैसेज छिपा है, आपको बात समझ में आ गई, ये कम्युनिकेशन। हमारे मुंह से निकली बात, मतलब दिमाग से ये हुआ, सोचा हमने, ये बोला, आपके दिमाग में ये बात गई, आपको समझ में आ गई बात, आपने समझ लिया, तो ये कम्युनिकेशन होता है। अब बच्चा क्या है कि अब कुछ भी बोल रहा है तो आपको लग रहा है कि ये कुछ उसने बात, कुछ बातें पहले सुना है, राइम्स वगैरह कुछ ऐसा बोला था, आप उसके हिसाब से कुछ बातें समझ लेते कि ये ऐसा बोला। आप अपने हिसाब से सुनते हैं, लेकिन वो ऐसे ही अननेसेसरी कुछ बोल दिया, या फिर रैंडमली कुछ बातें रिकॉल हुई, वो बोल दिया, आपको लगा कि ये बोला, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं।
तो वो स्पीच है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो बच्चे में कम्युनिकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए बच्चे का सही से प्रॉपर एक असेसमेंट की ज़रूरत है कि प्रॉपर असेसमेंट बच्चे का होगा ना, तभी बच्चे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होना चाहिए ये आप ये कर पाएंगे। उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये है, इस हिसाब से काम करना है, और तब देखेंगे कि बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है बच्चे। ये ओरो मोटर स्टिमुलेशन और ओरो फेशियल एक्सरसाइज जो बताते हैं हमेशा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसका मुंह खोलो और टंग के नीचे सबसे पहले उंगली लगा के टंग को ऊपर की तरफ लेके आना होता है। जैसे फिंगर से ब्रश वगैरह कराते हैं बच्चे लोग को, जो ब्रश नहीं पकड़ते हैं या फिर मुंह में ब्रश लेके चबाना शुरू कर देते हैं, वो चलाते नहीं हैं। तो जैसे फिंगर से ब्रश हम लोग कराते हैं, वैसे ही फिंगर से साइड साइड में चलाना है पूरा गेम में। जिन बच्चों में टंग टाई की प्रॉब्लम होती है उनमें ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव होता है। जिनमें स्पीच की एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या फिर स्टैमरिंग जिनमें होता है, हकलाना जो बोलते हैं बच्चे लोगों में, या फिर एडल्ट लोगों में भी, तो ये एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव होती है। आंख बंद करो अनुदीप। उसके बाद ये कंप्रेशन जो हम बोलते हैं कि कंप्रेशन के लिए लोअर जॉ में ये कंप्रेस किया जा रहा है। बस एक जेंटल कंप्रेशन होना चाहिए, ज़्यादा ये जोर से नहीं करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है। जो बच्चे क्या कि उंगली जैसे ही मुंह में लगाया जाता है तो काट लेते हैं, या फिर टंग टाई की प्रॉब्लम है, तो उनमें ये कंप्रेशन भी फेशियल कंप्रेशन हो रहा है। ये लोअर जॉ का कंप्रेशन हो रहा है, और फिर अपर जॉ में भी करेंगे कंप्रेशन, अपर जॉ का पूरा ये सब। फिर ये फेस में सब कंप्रेशन, ये सब पार्ट्स में भी कंप्रेशन करेंगे। इसमें च्यूइंग ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिन बच्चों में च्यूइंग की प्रॉब्लम होती है उसमें च्यूइंग ट्यूब आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे लीकिंग करते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी सरफेस चाट लेते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके मुंह में डाल लिया, उन बच्चों में ये ओरो मोटर स्टिमुलेशन एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव होता है। और जो च्यू ट्यूब होता है वो स्पाइक्स वाला लेंगे तो क्या हो कि वो स्टिमुलेशन का भी काम कर देता है। स्पाइक्स उसमें निकले हुए होते हैं, वो उसका फोटो भी अटैच हम साथ में कर दे रहे हैं, वो आप लोग देख के और अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते। अब अंत में ये कहेंगे कि जैसे देखिए, आप देश दुनिया जहाँ से बहुत सारे कंट्रीज में हमारा वीडियो देखा जाता है,
तो जिन लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है अपने बच्चे में, हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारे मैनेजमेंट का नंबर है। आप इस पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ कैसे जुड़ना है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं भी हो पाता है समय के अभाव में, तो इसलिए बीच बीच में कुछ कुछ वीडियो में नंबर डाल दिया जाता है। आप लोग इस पर सारा प्रोसीजर जान लें और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे ऑनलाइन सेशन में अगर आप जुड़ जाएंगे, फिजिकली आप विजिट कर लें तो सबसे अच्छा है। पटना में, बिहार में हमारा सेंटर है। और अगर आप नहीं भी आ पाते हैं, ऑनलाइन से आप हमारे सेशन में जुड़ते हैं, तो उसमें भी हम क्या होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये करते हैं और पेरेंट्स को अवेयरनेस के पर्पस से ज़्यादातर हम ये करते हैं कि आप सही चीज़ों को समझें, जानें, तभी आप अपने बच्चे को ठीक कर पाएँ। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम जो भी होता है वो आपके बच्चे के लिए 99.999% वो बेनिफिशियल होगा। आप देश दुनिया में कहीं भी हैं, वहीं से आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।